कहानी शुरू होती है एक परिवार से जो अपने बेटे बेन का जन्मदिन मनाने के लिए समुद्र में आया है। ये कैरेबियन सी है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। बेन की माँ जूलियन तैरने के लिए पानी में जाती हैं, जबकि बेन और उसके पिता टॉम मछली पकड़ने में लगे होते हैं। लेकिन तभी जूलियन को पानी में महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ा जीव उसके आसपास घूम रहा है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन सब नॉर्मल लगता है। तभी अचानक कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है। साथ ही बोट पर मौजूद उपकरण भी अजीब व्यवहार करने लगते हैं। जूलियन मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन टॉम और बेन मछली पकड़ने में इतने व्यस्त होते हैं कि ध्यान ही नहीं दे पाते। तभी टॉम देखता है कि पानी जैसे पीछे खींच रहा हो और जूलियन खतरे में है। वो फौरन बोट का इंजन चालू करता है और उसे बचाने कूद पड़ता है। टॉम किसी तरह जूलियन को बचा लेता है और बेन और केसी उन्हें बोट पर खींच लेते हैं। जूलियन की जान बच जाती है। इसके बाद टॉम गुस्से में केसी से कहता है, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ध्यान रखने की, अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता तो। केसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफी मांगती है। फिर सभी मिलकर बेन का बर्थडे मनाते हैं। लेकिन तभी केसी को अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो देखती है कि उसके पीछे एक भयानक तूफान आ रहा है। अब केसी डर जाती है क्योंकि वो लोग बिल्कुल सुरक्षित जगह पर नहीं हैं। वो फौरन अपने मम्मी पापा को सब बता देती है और इसी के साथ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। इसके बाद वे अपनी बोट की सुरक्षा जांचने लगते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि बहुत सारी व्हेल और शार्क उनकी बोट के आसपास मंडरा रही हैं। टॉम जानता था कि ऐसा बड़ा तूफान आने से पहले होता है। उन्हें पहले ही तूफान का अंदाजा हो गया था, लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी बोट तक पहुंचना था और अब उन्हें इन शार्क्स का सामना करना था। तभी अचानक उनकी बोट को जोर का झटका लगता है। जांच करने के लिए टॉम पानी में उतरता है। नीचे जाकर देखता है कि बोट के नीचे एक बड़ा डेंट है जो शायद किसी बड़ी शार्क ने मारा है। टॉम जब वापस आता है तो वह बुरी तरह जख्मी होता है। यह देखकर जूलियन उसके घाव सिलता है। टॉम परिवार को बताता है कि अब इस डेंट के कारण बोट को आगे नहीं ले जा सकते। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी से मदद मांगना। लेकिन बोट पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। इस मुश्किल वक्त में टॉम खाने पीने का सामान चेक करता है। सिर्फ 4 दिन का पानी बचा था और कुछ नहीं। फिर भी उसे उम्मीद थी कि वे शिपिंग रूट पर हैं और कोई जहाज उन्हें देख लेगा। तभी बाहर से तेज आवाज आती है। टॉम बाहर जाता है और देखता है कि एक बड़ा उल्का उनकी ओर बढ़ रहा है। बचाने के लिए वह जल्दी से बोट का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन जानता था कि ऐसा करने से इंजन खराब हो जाएगा। और वही हुआ। इंजन बर्बाद हो गया और एक और उल्का उनकी तरफ आने लगा। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। सब लोग बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। एक तेज धमाका होता है और वे सब बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो वे जिंदा होते हैं, लेकिन घायल। हैरानी की बात यह थी कि बोट में बड़ा छेद था, फिर भी पानी नहीं आ रहा था। बाहर निकलकर देखते हैं तो बोट किसी चट्टानी पहाड़ी पर अटका हुआ था। जमीन पर मछलियां पड़ी थीं और चारों तरफ पहाड़ और गड्ढे थे, जैसे वे किसी और ही ग्रह पर आ गए हों। टॉम जल्दी से कंपास निकालता है और दिशा देखता है। उसे समझ आता है कि धरती के पोल्स बदल चुके हैं। जहां नॉर्थ पोल होना चाहिए था, वहां अब साउथ पोल आ चुका है। जब उत्तर ध्रुव की जगह दक्षिण ध्रुव चला गया तो जहां पहले लोग रहते थे वहां अब समंदर का पानी भर गया था और जमीन समंदर बन चुकी थी। ये जानकर सब हैरान रह गए। टॉम ने बताया कि जमीन पर जो लोग बचे थे शायद अब वो भी मारे जा चुके हैं। ये सुनकर केसी डर जाती है और खुद को केबिन में बंद कर लेती है। वहीं जूलिया बचे खुचे खाने का सामान इकट्ठा करने लगती है। टॉम सारे जन्मदिन के गुब्बारे हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उन्हें देख सके। फिर वो रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जवाब मिल गया। जवाब एक कैप्टन ने दिया जो खुद भी सबमरीन में था और सब कुछ जानता था। उसने बताया कि धरती के ध्रुव 1 हफ्ते में वापस अपनी जगह आ जाएंगे,
लेकिन उस वक्त समंदर की लहरें बहुत खतरनाक होंगी। उसने टॉम को ऊंची जगह पर जाने की सलाह दी। जूलिया ये सुनते ही बच्चों को पैकिंग करने को कहती है। टॉम कैप्टन से कहता है कि उसके सबमरीन में बच्चों को रख ले, लेकिन कैप्टन कहता है कि उसके पास सिर्फ 2 लोगों की जगह है और वो अकेला ही जिंदा है। टॉम गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह दोनों बच्चों को बचा ले। वो कुछ भी करने को तैयार है। कैप्टन मान जाता है। टॉम अंदाजा लगाता है कि सबमरीन 2 दिन की दूरी पर है। अगली सुबह पूरा परिवार निकलने को तैयार होता है। तभी टॉम दूर से एक अजनबी को अपने कुत्ते के साथ आते देखता है। वो जख्मी था तो टॉम उसकी मदद करता है और पानी देता है, लेकिन अजनबी ने शुक्रिया कहने की बजाय टॉम पर हमला कर दिया। जूलिया ये सब दूर से देखती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अजनबी टॉम को चाकू से मार देता है। जूलिया अपने पति को नहीं बचा पाती, लेकिन जल्दी से जाकर अपने बच्चों को केबिन में बंद कर देती है। वो केसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है, इसे सिर्फ बहुत जरूरी हो तभी चलाना। अब वो आदमी भी अपनी बोट तक पहुंच गया था। उसे बचाने के लिए जूलियन वॉशरूम में जाकर अपने जख्म सिलने लगी। तभी कातिल अपनी बोट पर टटोलने लगा। उसे वहां खाना मिला और वो भूखे जानवर की तरह खाने लगा, जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। खाने के बाद जब वो जूलियन को देखने गया तो केबिन खाली था जहां से आवाजें आ रही थीं। असल में जूलियन बोट में बने एक छेद से भाग निकली थी, लेकिन उसका कुत्ता जूलियन को देख लेता है और जूलियन को उसकी आवाज बंद करने के लिए उसे मारना पड़ता है। जूलियन खुद बोट के नीचे छिप जाती है। कातिल उसे नहीं पकड़ पाता, लेकिन जैसे ही वो अपने मरे हुए कुत्ते को देखता है, समझ जाता है कि जूलियन बाहर है, और जैसे ही वो उसे पकड़ने बोट से उतरता है, जूलियन दोबारा बोट में लौट जाती है। टूटी हुई शीशे से रास्ता बनाकर वो अंदर पहुंचती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर उस आदमी के हाथ लग जाती है। वो बाल पकड़कर उसे पीटता है, यातना देता है और उसका गला दबाने लगता है। खुद को बचाने के लिए जूलियन उससे भिड़ जाती है। कैसी, जो ये सब केबिन से देख रही थी, याद करती है कि फ्लेयर गन है। वो उसे चला देती है। आदमी को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन उसकी बोट में आग लग जाती है। जूलियन तुरंत बाहर भागती है अपने दोनों बच्चों को बचाने। बाहर निकलते ही कातिल फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलियन उसे जोर से लात मारकर गिरा देती है। बाहर आकर कैसी और बेन अपने पापा की लाश देखकर रोने लगते हैं। बेन खुद को दोष देता है कि अगर उसने गुब्बारा नहीं उड़ाया होता तो शायद ये सब नहीं होता। जूलियन भी अपने पति को गले लगाकर रोने लगती है। तभी वो देखती है कि कातिल जल्दी बोट से बाहर आ चुका है। अब वहां रुकना सुरक्षित नहीं था, तो वो बच्चों को लेकर भाग निकलती है। भागते भागते सब थक चुके थे तो एक पहाड़ी के पीछे रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कातिल पीछे छूट गया है। बेन रो रहा था। कैसी उसे पानी देती है, लेकिन वो मना कर देता है। इसी बीच जूलियन देखती है कि कातिल अब भी उनके पीछे है। तीनों फिर से भागने लगते हैं। वो थक चुके हैं, लेकिन जब भी पीछे देखते हैं वो आदमी अब भी पीछा कर रहा होता है। भागते भागते वो एक जगह पहुंचते हैं जहां जहरीला पानी था। अब कुछ भी हो सकता था। यहां से गुजरना बेहद मुश्किल था। फिर भी जूलिया ने अपने बच्चों को यहीं से निकलने को कहा। हालत बहुत खराब थी और तभी उसे पता चला कि बेन डिहाइड्रेट हो चुका है। उनके पास जो आखिरी कुछ बूंदें पानी बची थीं, वो बेन को दे दी गईं। लेकिन सवाल ये था कि अब आगे पानी कहां से मिलेगा। अब कैसी की हिम्मत टूट चुकी थी। उसे यकीन नहीं था कि वे जिंदा बच पाएंगे। उसने हार मान ली और कहा कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जूलिया ने डांटते हुए कहा, चुप रहो और वही करो जो मैं कहती हूं, हम जरूर बचेंगे। जूलिया की बात मानकर वे फिर चल पड़े। तभी उन्हें एक पुराना टूटा हुआ प्लेन दिखा जो शायद सालों पहले समंदर में गिरा था। वे उसमें छिप गए। जूलिया ने आखिरी बार अपना फैमिली फोटो देखा जो कल रात ही लिया था। टॉम की याद सबको आ रही थी। रात हो चुकी थी, बच्चे सो गए, लेकिन जूलिया बेचैन थी। वो बाहर निकली। अंधेरे में भी कातिल उनका पीछा कर रहा था। जूलिया ने सोने का नाटक किया और जैसे ही वो पास आया, जूलिया ने उस पर हमला कर दिया। इस बार जूलिया में गुस्सा था
और उसने उस कातिल को मार ही डाला। आखिरकार ये खतरा खत्म हुआ। अब वो चैन से सो पाए। सुबह उठे तो देखा कातिल की लाश बहुत बुरी हालत में थी, जिससे उन्हें समझ आया कि ये वीरान समंदर भी खतरनाक है। अब उन्हें उस जगह पहुंचना था जहां कैप्टन की सबमरीन थी। जूलिया नक्शा देख रही थी, लेकिन बेन को इतनी प्यास लगी थी कि वह पास के तालाब से पानी पीने लगा। जूलिया ने मना किया था क्योंकि पानी जहरीला था, लेकिन बेन ने नहीं सुना। जूलिया को जबरदस्ती उसका सिर खींचकर बाहर निकालना पड़ा। अब बेन बीमार पड़ गया, इसलिए जूलिया और केसी ने वहीं एक छोटा सा शेल्टर बना लिया। थोड़ी देर आराम किया ही था कि जूलिया को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। बाहर जाकर देखा तो ढेर सारे केकड़े उनकी तरफ बढ़ रहे थे और वे जान बचाकर भागे। उन्हें दूर एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई दिया। वो एक कार्गो शिप था जिसमें ढेरों कंटेनर्स थे। कई लोग इन कंटेनर्स में छुपे हुए थे। जैसे ही उन्होंने जूलियन और उसके बच्चों को देखा, सभी लोग भागकर एक कंटेनर में बंद हो गए। जूलियन दरवाजे पर चिल्लाने लगी, हाथ जोड़कर विनती करने लगी, दरवाजा खोलो। पीछे भयानक केकड़ों की फौज थी। उनसे बचने के लिए जूलियन और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ गए। जैसे ही जूलियन ऊपर पहुंची, एक केकड़े ने उसे काट लिया। दर्द से कराहते हुए वो किसी तरह ऊपर चढ़ी। केसी ने अपनी स्कार्फ से उसकी पट्टी की, लेकिन जूलियन बेहोश हो गई। तभी केसी और बेन ने देखा कि केकड़े कंटेनर को काटकर अंदर घुस गए हैं और वहां छुपे लोगों पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने हथियारों से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन केकड़े बहुत ज्यादा थे। कोई उनका सामना नहीं कर पा रहा था। सुबह जूलियन को होश आया, लेकिन बच्चे पास नहीं थे। वो डर के मारे रोने लगी। इस खतरनाक जगह में कुछ भी हो सकता था। तभी दूर से केसी और बेन लौटते दिखे। वे खाने और हथियारों की तलाश में गए थे और अच्छा था कि वहां अब केकड़े नहीं थे। वे आगे बढ़ चुके थे। जूलियन ने चैन की सांस ली और अपने जख्म की देखभाल की, जबकि बेन हथियार तैयार करने लगा। फिर जूलियन ने कप्तान से संपर्क किया। उसने बताया कि समुंदर के जीवों ने उस पर भी हमला किया है और अब वो बुरी तरह घायल है। उसने ये भी बताया कि समुंदर का पानी वापस लौट रहा है और इसी वजह से ये समुद्री जीव भी लौट आए हैं। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि पनडुब्बी की तरफ कैसे जाएं, क्योंकि भागते वक्त उनका नक्शा गिर गया था। तभी कप्तान ने हवा में फ्लेयर फायर किया, जिसे बेन ने देख लिया। सब तेजी से पनडुब्बी की ओर भागने लगे, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक था। जहरीले कचरे से होकर जाना था, जिससे बीमार पड़ सकते थे, जान भी जा सकती थी। अब केसी को भी अपनी मां पर शक होने लगा था। वो अपनी मां को बचाना चाहती थी, इसलिए केसी अपनी मां से बहस करने लगती है, लेकिन जूलियन अपने बच्चों को डांटते हुए आगे बढ़ने को कहता है। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर किस्मत जूलियन के साथ धोखा कर जाती है। अचानक लैंडस्लाइड होता है। जो जूलियन सबसे पीछे था, वो सबसे आगे आ जाता है और एक बड़ा पत्थर उस पर गिर जाता है। वो वहीं फंस जाती है। केसी अपनी मां को छोड़कर आगे नहीं जाना चाहती, लेकिन मां उसे कसम देती है अपने भाई को हर हाल में बचाना। और फिर केसी अपने भाई के साथ आगे बढ़ जाती है। जब वो सबमरीन तक पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। वो दरवाजा पीटने लगते हैं। तभी पीछे से एक घायल कैप्टन आता है। वो बताता है कि अब उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है और सबमरीन में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं। इधर जूलियन पर फिर से उन खतरनाक कीड़ों की बांट टूट पड़ती है। वो अपने हथियार से उन्हें मारने लगती है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं। उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी ऊपर से केसी उसे हाथ देती है और उसकी मदद से जूलियन वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। तीनों तेजी से सबमरीन में बैठते हैं। पीछे मौत उनका पीछा कर रही होती है और तभी समुंदर की एक बेहद ऊंची और डरावनी लहर उनकी सबमरीन से टकराती है। वो सब बेहोश हो जाते हैं। होश में आने पर जूलियन देखती है कि सबमरीन अब पानी में नहीं, बल्कि एक तबाह हो चुके शहर में है, जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं बचा। और इसी दिल दहला देने वाले मंजर के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।